तो कैसे हैं आप लोग? काफी दिन हो गया। मैं यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली मेरी भी कुछ प्रिपरेशन चल रही थी, जिस कारण मैं टाइम नहीं दे पा रहा था यहाँ पर। और वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर मैंने सोचा चलिए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा आ चुका है, काफ़ी हीट वेव चल रहा है। और गवर्नमेंट्स के द्वारा छुट्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर हमारे दिमाग में ये आ रहा था, बीकॉम सिक्स सेमेस्टर थी। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अकाउंट में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी प्रॉब्लम हो रही है। ऑफकोर्स हो ही रहा होगा। चैप्टर्स ही कुछ ऐसे हैं, जैसे अकाउंट में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, कैश फ्लो हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, आपका होल्डिंग कंपनी हो गया। इसी कंसेप्ट को समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अकाउंट में काफी टफ लगे। तो मेरी तरफ से एक कोशिश है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, जो हर एक बच्चा जो बीकॉम सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहा है उसकी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हो। और इससे ये भी पता चलेगा जो आपकी जो अकाउंट्स है वो कितनी इंप्रूव हुई है। तो बीकॉम सिक्स सेमेस्टर वाले, आप तैयार हो जाइए। आप तैयार हो जाइए। बेहतरीन कंसेप्ट, कंटेंट और नोट्स एंड सजेशंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं काफी सारे सजेशन ऐसे लेके आऊंगा जो एग्जाम के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। प्लस कंटेंट जो हमारा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफी सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत हम कहां से करेंगे? शुरुआत हम अकाउंट्स की जो चैप्टर्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट से करेंगे, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपके बीकॉम सिक्स सेमेस्टर में है। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये मार्क्स ऑब्टेन करते हैं 50। और इसके साथ में एक और चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। 15 मार्क्स का कैश फ्लो आएगा और 5 मार्क्स का फंड फ्लो स्टेटमेंट आएगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं और बीकॉम सिक्स सेमेस्टर का जो रिविजन है या आपकी जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारी शुरुआत कैश फ्लो स्टेटमेंट से हो रहा है। हमारी शुरुआत किससे हो रहा है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से हो रहा है। तो बीकॉम सिक्स सेमेस्टर आप रेडी हो जाए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है ये किसकी बात करता है? ये बिजनेस की बात करता है, ये मेजरमेंट्स की बात करता है, ये जो रेट ऑफ रिटर्न्स की बात करता है, एसेट्स की बात करता है, एनालिसिस करता है उसके ऊपर, मॉनेटरी वैल्यू की बात करती है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। यह हर एक टर्म किससे जुड़ा हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है। तो सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या चीज? सबसे पहले तो आप ये समझिए, कैश जो है ना ये किसी भी फॉर्म के लिए ना लाइफ ब्लड होता है। अगर किसी फॉर्म को चलाना है और आगे लेकर जाना है तो उसके लिए कैश की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। बिना कैश हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक बोलता ना बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, रनिंग करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, डे टू डे ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए, फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, गुडविल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, कंपटीटर्स को डोमिनेट करने के लिए, बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉय को सैलरी पे करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लोन जो लिए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो मेंबर्स यानी शेयर होल्डर्स पैसे लगा रखे हैं मेरे बिजनेस में उसको डिविडेंड देने के लिए, हर एक चीजों के लिए कैश का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल कैश का होना बहुत जरूरी है। तो कैश क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म का, सेलर का लाइफ ब्लड जो होता है ये कैश होता है। आप कभी फील करते होंगे अगर आपके पास में कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती होगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। लोग आपके साथ छोड़ देते होंगे अगर आपके पास में पैसे नहीं होंगे। सेम बिजनेस में भी यही है, लाइफ ब्लड ऑफ द फॉर्म। ये दो तरीके से तय होता है। एक समझिए, एक इंसॉल्वेंसी आता है, दूसरा लिक्विडिटी आता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म जो कैश की पेमेंट है वो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। लाइक रेंट हो गया, रॉ मटेरियल की पेमेंट हो गया, केटर्स की पेमेंट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए कैश का होना जरूरी है। सेम उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी है। लॉन्ग टर्म जो हम बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस हम चला रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो हमारे पास में डेब्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की हमारी क्षमता है कि नहीं है।
उसकी जो फंड है उससे लौटाने की क्षमता हमारे पास में है कि नहीं। तो कैश जो है लाइफ ब्लड ऑफ द फॉर्म, कैश जो है ये लाइफ ब्लड ऑफ दी फॉर्म है। क्या है कैश? कैश हमारा लाइफ ब्लड ऑफ दी फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं आता? तो कैश का होना बहुत जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट से ये वर्ड कैसे समझ में आया? स्टेटमेंट्स का मतलब होता है आप यहाँ पर कोई एंट्री पास नहीं कर रहे, यानी कि किसी आइटम को डेबिट या क्रेडिट नहीं कर रहे हो, जस्ट आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो जो कैश इनफ्लो के रूप में या कैश आउटफ्लो के रूप में हुआ, यानी जस्ट क्या कर देना है, रिकॉर्ड कर देना है। उसकी एंट्री आपके द्वारा पास नहीं किया जा रहा, उसकी लेजर आप नहीं बना। तो ये स्टेटमेंट है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक बिजनेस की ग्रोथ कितनी हुई है, बिजनेस कितना एक्सपेंशन किया है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसी के लिए तो प्रॉफिट जानने के लिए, बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट्स आता है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स आता है, रेशियो एनालिसिस आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आता है, ट्रायल बैलेंस वगैरह। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? ये स्टेटमेंट शो करता है तो हमारा बिजनेस में कितनी कैश इनफ्लो हुआ है और कितनी कैश आउटफ्लो हुआ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शो करता है कि बिजनेस में कितनी कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, एंड कैश आउटफ्लो। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बाद में हम समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये शो करता है कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश क्या है? जो आपके इन हैंड है, जो आपके पास में इन हैंड है, कैश इन है, ये कैश है। जो कैश एट बैंक, जो आपके बैंक में कैश पड़े हुए हैं, ये भी कैश में आ जाएगा। और कैश इक्विवेलेंट, सर ये कैश एट बैंक क्या? जो आपकी क्रेडिटर्स है वो चेक करेगा जो आपके अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं, जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है वो देखेगा जो आपके पास में फंड अवेलेबल है कि नहीं। एंड कैश इन हैंड, जो कैश हमारे इन हैंड अवेलेबल है, जो कैश हमारे बैंक में अवेलेबल है। एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि वह सिक्योरिटीज जो 3 महीने के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, कैश इक्विवेलेंट, कैश के बराबर हो जाता है। तो कैश इन हैंड कैश में आएगा, कैश एट बैंक आएगा, और कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी जो भी सिक्योरिटी 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा, लाइक मार्केटेबल, जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटी होगा। क्लियर कि नहीं है? तो मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट, तो कैश इक्विवेलेंट क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच आर रियलाइजेबल इनटू कैश, जो किसमें रियलाइज हो रहा है, कैश में, विद इन 3 मंथ और लेस आर कवर्ड इन कैश इक्विवेलेंट। कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसे कैश इक्विवेलेंट के बराबर माना जाएगा। लाइक आपके पास में ट्रेजरी बिल है, या कमर्शियल पेपर है, या कमर्शियल बिल है, या कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट, या कोई भी एक ऐसी सिक्योरिटीज है, या कोई भी एक ऐसा बॉन्ड है जो 3 मंथ के अंदर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कैश में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम कैश इक्विवेलेंट के रूप में ट्रीट करेंगे। क्लियर कि नहीं है? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो रियलाइज हो रहा है किसमें, कैश में, कितने महीने के अंदर, विद इन 3 मंथ के अंदर, या उससे भी कम समय में, तो इसे हम कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोल देंगे? कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट है जो हमारा कैश फ्लो है, इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी है? 3 एक्टिविटी है। फर्स्ट जो एक्टिविटी है हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। फर्स्ट हम इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी जो है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और तीसरा जो हमारा है ये हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी है। हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए 3 एक्टिविटी का होना जरूरी है। जैसे सबसे पहला एक्टिविटी है ऑपरेशनल एक्टिविटी या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी को हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बोलते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। और तीसरी एक्टिविटी को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं। ये
ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? जो भी कैश आप जनरेट करते हो, जो भी कैश आप जनरेट करते हो और उसको अपने रेगुलर ऑपरेशन में यूज करते हो, अपने बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन में आप यूज करते हो, उससे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। सर थोड़ा और डेप्थ में बताइए, डे टू डे बिजनेस को ऑपरेशंस के डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो भी कैश आपके द्वारा जनरेट किए जाते हैं और उसको यूज किया जाता है बिजनेस में, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड में अगर आपको बोलूं तो जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, यही किससे रिलेटेड है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वर्किंग कैपिटल की। तो ये क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाएगा। तो कैश जनरेशन एंड यूज थ्रू रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, यानी जो कैश जनरेट होता है उसको आप बिजनेस की रेगुलर ऑपरेशंस में यूज करते हो, ऐसे एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशन, सपोज मैं आपको ये बोलूं, आपने एक बाइक परचेज किया है और उस बाइक को आप आने वाले समय के लिए यूज करना चाहते हो जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो सके, तो आप क्या करिएगा? उस बाइक को ऑपरेट करने के लिए आपको पेट्रोल डालने पड़ेंगे, हाथ में कुछ कैश रखना पड़ेगा जिससे आप उसको मेंटेनेंस कर सकते हो। तो जो कैश और पेट्रोल है ये किससे रिलेटेड है? ये वर्किंग कैपिटल ही तो है, तो डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। क्लियर के लिए है? तो आप ये समझ लीजिए, जो भी कैश आप जनरेट करते हो और रेगुलर ऑपरेशंस जो आपकी बिजनेस की है उसमें उसको यूज करते हो, उस एक्टिविटी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे कुछ एग्जांपल्स है। पहला, कैश सेल, जो हम कंटिन्यूअस कैश में सेल कर रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रोडक्ट आपने हमसे परचेज किया और हमने आपको सेल किया, इसके बदले में आपने कैश हमें प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? कैश सेल्स हो जाएगा। तो ये किसका पार्ट है? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट। सेकेंड जो है, ये हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेब्टर्स है। ये हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है। डेटर्स कौन है? डेटर्स कौन है? जिससे हम इन फ्यूचर कैश रिसीव करने वाले हैं, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल, जिसको हमने क्रेडिट पीरियड यानी कि 2 या 3 महीने के लिए उधार में सामान दिया है और वो हमसे प्रॉमिस किया है जब फ्यूचर्स यानी जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो हमें पेमेंट कर देगा, तो ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर देगा। यानी कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से जो हम कैश कलेक्ट करते हैं, ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। रॉयल्टी के रूप में जो हम कैश रिसीव करते हैं, रॉयल्टी के रूप में जो हम कैश रिसीव करते हैं, फीस रिसीव करते हैं, कमीशन या अदर रेवेन्यू जो हम रिसीव करते हैं, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। किसकी पार्ट बन जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो है, अगर हम कुछ भी कैश में परचेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कैश में सेल कर रहे होंगे तो हम कैश में क्या कर रहे होंगे? परचेज करने। जब तक हम परचेज नहीं करेंगे तो हम सेल कैसे करेंगे? जो कैश में परचेज कर रहे हैं, ये पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम सप्लायर से जो रॉ मटेरियल परचेज किए हैं उसकी जो हम पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को जो हम पेमेंट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। जो रॉ मटेरियल हम स्टोर करते हैं, इसके लिए जो इंश्योरेंस की खर्च करते हैं, या रॉ मटेरियल्स जो हम लेकर आते हैं और रास्ते में हमें ये डर रहता है, जो हमारा क्या हो सकता है, अगर जो गाड़ी है उसके एक्सीडेंट हो सकता है या चोरी हो सकता है या जल सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा देते हैं। तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। और जो भी हम इनकम टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, उसको भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा मान लेते हैं। ये सब किसका पार्ट है? ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जो भी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस है, ताकि एक प्रोडक्ट को हम बेहतर से बेहतर बना सके और फ्यूचर में उससे एडवांस प्रोडक्ट आप लोगों तक सप्लाई कर सके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस जो है ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो आपको ये समझ में आ चुका है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमारा कैश सेल्स है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, कैश सेल्स हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया, कैश रिसिप्ट हो गया, और कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू जो भी आप जनरेट करते हो, कैश परचेज,
पेमेंट टू सप्लायर, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड, ये और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किस में आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? भाइयों बहनों ध्यान से समझिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? एक बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेल और परचेज करने से बिजनेस नहीं चलती। बिजनेस को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और ये इन्वेस्टमेंट हम फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर करते हैं, जिससे हम आने वाले कई सालों तक रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो इसमें हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है। लाइक किसी हेवी मशीन्स को हम परचेस कर रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। और मशीन या डिस्कार्ड हो गया या खराब हो गया तो ये हो गया, उसको हम बेच रहे हैं, लंबे समय तक यूज करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? इसको सोल्ड कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम है, फिक्स एसेट से जो रिलेटेड आइटम है, ये हमारा कहाँ आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जिस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से रिलेटेड आइटम है वो आता है, लड़के नहीं है, सेम उसी तरीके से जो फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। किसमें आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। क्लियर कि नहीं है? लाइक कैश जो भी हम इनफ्लो कर रहे होंगे, जो भी हम कैश आउटफ्लो कर रहे होंगे, किस संदर्भ में? फिक्स एसेट्स के संदर्भ में, उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर है कि फिक्स एसेट्स को परचेज करने से कैश आउटफ्लो हो जाएगा और फिक्स एसेट्स को सेल करने से कैश इनफ्लो हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट, लाइक आप किसी कंपनी की शेयर खरीद रहे हो, उससे आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, किसी बिल्डिंग को अपने किराए पे दे रखा है, उससे आप रेंट रिसीव कर रहे हो, किसी को लोन दे रखा है, उससे आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, ये सब का सब इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स एसेट से रिलेट करता है। क्लियर कि नहीं है? तो एसेट से अगर रिलेट करेगा तो ये कहाँ आ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। क्लियर कि नहीं है? क्या लिख रहा है देखिए, कैश जनरेट एंड यूज थ्रू परचेज, यानी जो कैश जनरेट और यूज होता है परचेज से या तो सेल से, किसका? ऑफ कंपनी एसेट्स, किसी भी कंपनी की एसेट्स को बेच करके या खरीद करके जो कैश जनरेट होता है या यूज होता है उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। पहला जो ये है, ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट। किसी भी फिक्स एसेट को खरीदोगे तो कैश क्या होगा? आउटफ्लो होगा। तो किसी फिक्स एसेट्स को परचेज करने से जो कैश आउटफ्लो हो रहा है उसको हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा होता है फिक्स एसेट्स को सेल करके जो हमें कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड किया जाएगा। किसी कंपनी की हमने शेयर खरीद रखा है, डिवेंचर खरीद रखा है, इससे कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। वो शेयर्स और डिवेंचर को हम सेल कर रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लेकिन ये है, अब शेयर्स अगर हमने किसी कंपनी में, इस कंपनी के शेयर खरीद के रखे हैं तो उस कंपनी से हमें डिविडेंड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिविडेंड मिल रहा है, तो ये भी हमारा डिविडेंड जो रिसीव कर रहे हैं ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट, अगर किसी कंपनी को हमने लोन दे के रखा है या डिवेंचर परचेज करके रखा है तो उससे हमें क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो ये जो इंटरेस्ट है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आता है। किसमें आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। क्लियर कि नहीं है? मैं बोलता हूं आपको, आप हमसे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप कमेंट करते रहिए। ट्रस्ट मी, आप याद रखिएगा ना, आपका एट द एंड में ना आपको मैं 80 में से मैं 80 आउट ऑफ 80 आपका आना तय है। पूरी कंसेप्ट को मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, पूरी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। सारे जितने भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ये जो आप लोग बोलते हो ना सर सजेशन, अरे कोई भी सजेशन सही तरीके से, सजेशन से ज्यादा जरूरी होता है प्रिपरेशन। क्वेश्चन तो मैं भी प्रोवाइड करूंगा, दिन रात इसके ऊपर काम चल रहा है, आपके लिए सजेशन बनाए जा रहे हैं, नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं जो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्चुअली में कोई सीयू का पेपर तो सेट नहीं करता है ना जो आपको सजेशन प्रोवाइड कर रहा होगा और वही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। हमें ऑल्टरनेटिव देखना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, ताकि आप अपने आने वाले जनरेशन जो आपका होगा ना उसको आप ये बोल पाओगे भाई पढ़ लेने को अच्छी जॉब नहीं मिलेगा तो उस ग्रेजुएशन में कोई वैल्यू नहीं रह जाए।
तो मैं यही बोलूंगा, कंसेप्ट जरूरी है, कंटेंट जरूरी है, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें पढ़ाई करना है। लेकिन वर्ड क्लियर कर दूंगा, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो सारे कंसेप्ट क्लियर कर अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। उन तक हमारे वीडियो को लेकर जाइए, पहुंचाइए, नोट्स शेयर करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आइए, जहां पर हम रेगुलर नोट्स अपडेट करते रहेंगे। उन सब की लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, जाइए। और देखिए, आपकी सपोर्ट होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आपकी सपोर्ट जरूरी है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं जो बेहतरीन रिजल्ट आप लोग लेके आओगे, जितने भी डाउट हो सब क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग फाइनेंशियल एक्टिविटी की तरफ। किस तरफ चल रहे हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी। सर फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या? सिंपल, मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? जो ऑपरेशन के लिए जरूरी है, जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, लाइक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेरे जेब में पैसा नहीं तो मैं बिजनेस ऑपरेट कैसे करूंगा? दूसरा मैंने क्या बोला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, किसी भी फिक्स एसेट्स को खरीदने और सेल करने के लिए जो एक्टिविटी होती है, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो डिस्कस कर रही है। अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लाइक अगर मैं आपको बोलूं लॉन्ग टर्म लोन हो गया, चाहे आप बोल सकते हो कैपिटल हो गया, जो शेयर कैपिटल वगैरह, प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे इक्विटी शेयर हो, लॉन्ग टर्म लोन में हो, चाहे डिवेंचर्स हो, ये किसके पार्ट है? सर ये पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है जो आपके बिजनेस में जिसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है। एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी जुड़ा हुआ रहता है ओनर से, जो बिजनेस में कैपिटल प्रोवाइड करता है, क्लियर है ना, जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है, डिवेंचर्स देते हैं, क्लियर कि नहीं है। जो भी कैश जनरेट होता है यानी यूज होता है, तो किसके जरिए? फाइनेंशियल मार्केट के जरिए, याद रखिएगा, किसके जरिए यूज होता है? फाइनेंशियल मार्केट के जरिए। उसे हम फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लाइक जब भी एक कंपनी को फंड रेज करना होगा तो क्या इशू करेगा? शेयर इशू करेगा। तो शेयर, अगर हम एक कंपनी के द्वारा जब शेयर इशू किया जाता है तो उसको क्या आता है? कैश इनफ्लो होता है, उसके पास में कैश आता है। और खुद की कंपनी, एक कंपनी के अगर खुद की शेयर मार्केट से परचेज कर लेगा, यानी शेयर को बाईबैक करेगा, तो शेयर को बाईबैक करेगा, इसके लिए कैश आउटफ्लो होगा, और उसकी जो शेयर्स है कंपनी के पास में वापस आ जाएगा, जिस कारण से उसकी ईपीएस बढ़ जाएगा। ये किसका पार्ट है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर दोनों का दोनों किससे रिलेटेड है? शेयर होल्डर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शेयर होल्डर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? शेयर होल्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है लोन टेकन और इशू ऑफ डिवेंचर, या आपने लोन लिया है या डिवेंचर इशू किया है, ये भी कैश क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है, तो ये भी इसका पार्ट हो जाएगा। यानी ये सब का सब फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग? कैश जनरेट कर रहे हैं, जिसको मैं बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए यूज कर सकूं। क्लियर कि नहीं है? तो लोन टेकन और इशू ऑफ डिवेंचर, जो लोन लिए हो उसको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो कैश आउटफ्लो होगा। जो डिवेंचर्स आपने परचेज किया है उसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो कैश आउटफ्लो होगा। आप जिसको शेयर्स दिए हो इक्विटी शेयर्स के रूप में या प्रेफरेंस शेयर के रूप में, उसे डिविडेंड पे करना पड़ेगा। अब लोन अगर आपने लिया है तो उसकी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदा हूं तो उससे मैं डिविडेंड रिसीव होता है। मैंने किसी को डिवेंचर, मैंने किसी कंपनी को मैंने क्या किया है, किसी कंपनी को डिवेंचर के रूप में इन्वेस्ट किया है, कैश दिया है, तो ये कहाँ आ जाएगा? उससे जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। चाहे रेंट रिसीव्ड हो जाए, डिविडेंड रिसीव्ड हो जाए, या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाए। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये कहां पर आ जाएगा? ये आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। क्लियर कि नहीं है? और डिविडेंड पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ये सब जो है ये कहां आ जाएगा? आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तीन एक्टिविटी था जो आपको समझ में आ चुका है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेसिकली वर्किंग कैपिटल की बात करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम की बात करता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स एसेट से रिलेटेड आइटम की बात करता है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो कैपिटल यानी शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड जो आइटम है उसकी बात करता है। स्पेशल आइटम जो आप ट्रीटमेंट करते हो ये है डेप्रिसिएशन, टू एडजस्ट रिपोर्टेड इनकम टू रिफ्लेक्ट पीरियड कैश फ्लो। फाइनेंशियल एनालिस्ट शुड एडजस्ट फॉर नॉन कैश चार्जेस। यानी मैं एक सिंपल वर्ड में आपको ये बताना चाहता हूँ, वो आइटम जो पीएल अकाउंट में नहीं आनी चाहिए था, पीएल अकाउंट में हमने लिया है लेकिन कहां पर नहीं आता है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता।
कहाँ नहीं आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वो आइटम आएंगे जो कैश से रिलेट करता होगा, चाहे वो कैश इनफ्लो हो चाहे वो कैश आउटफ्लो हो। जो नॉन कैश आइटम है उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, तो उसको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेना ही नहीं है, तो उसको कैंसिल करने के लिए वापस क्या कर देंगे, हम ऐड बैक कर देंगे। यानी वो नॉन कैश आइटम जितने भी होंगे, अगर नॉन कैश इनकम जिसको हमने ऐड कर रखा है उससे माइनस कर देंगे, और नॉन कैश एक्सपेंसेस जिसको हमने माइनस कर रखा है कैंसिल करने के उसको हम ऐड कर देंगे। ये सारे आइटम जो है ये एडजस्ट किए जाएंगे। क्लियर की नहीं है? तो सिंपल सी बात है कि डेप्रिसिएशन तो हम कैश में पे करते नहीं है, तो ये कैश को इफेक्ट कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हटाना पड़ेगा। क्लियर की नहीं है? तो आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। जो भी नॉन कैश आइटम्स हैं, जो भी नॉन कैश आइटम है उससे हमें क्या करना है, लेना नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट जो भी हमारा फॉरेन करेंसी क्या, ये जो भी फॉरेन करेंसी हमारा कैश फ्लो होगा उससे भी हमें क्या करना है, लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अनरियलाइज्ड गेन है या लॉस जो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज के कारण वो कैश फ्लो में आता नहीं है। याद रखिएगा, डिफरेंस ऑफ अमाउंट रेट ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यानी मान लीजिए जो भी डिफरेंसेस अमाउंट आता है एक्सचेंज के वक्त में उससे कैश फ्लो इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेने वाले नहीं हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। आप याद रखना, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको रिकंसाइल करना भी पड़ सकता है। जो बैड डेब्ट्स है, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ये भी कैश और कैश इक्विवेलेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, तो इस आइटम को भी लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपकी कंसेप्ट तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। तो पहली क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का। दूसरी क्लास में हम इसकी फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।